हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, डिस्कवरिंग टट, दैट इज़ फ्रॉम आवर बुक हॉर्नबिल ऑफ क्लास 11th। लास्ट बेटा हमने रीड किया था कि कैसे टट की मम्मी को इतना ज़्यादा हार्म पहुंचाया था कार्टर ने। हावर्ड कार्टर ने उसको क्या किया था, उसको चीज़ल अवे किया था, उसको क्या कर दिया था कि जो उसके ऊपर गोल्ड वगैरह इतना सारा लगा हुआ था, इतनी सारी चीज़ें थी और वो रेजिन से एकदम जो उसकी मम्मी थी बिल्कुल हार्ड हुई पड़ी थी, तो उसको खोलने के लिए, उसको देखने के लिए उसने चीज़ल का यूज़ किया था इस तरह का, लाइक दिस वन। तो उसने इसकी हेल्प से, चीज़ल की हेल्प से उसकी बॉडी को अलग करने की कोशिश की थी, ताकि वो जो बॉडी है उसकी मम्मी है वो अलग हो जाए रेजिन से, वो जो चिपकी पड़ी थी बिल्कुल रेजिन से वो बिल्कुल अलग हो जाए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। ओके बेटा, तो आज हम इसके आगे रीड करते हैं। Yes, in his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब भाई कार्टर ने इसके जो उसने किया था, चीज़ल किया था मम्मी को, उसके डिफेंस में, अपने डिफेंस में उसने क्या बात बोली, वो कहता है कि अगर मम्मी को मैं चीज़ल ना करता, सर्कमवेंटेड का मतलब बेटा क्या होता है, फाइंड अ वे अराउंड। अगर मैं मम्मी को चीज़ल अवे ना करता, उनमें से ना निकालता, तो गार्ड्स जो थीव्स हैं वो क्या करते, नेचुरली वो आके वो गोल्ड को रिमूव कर लेते, किससे, टट की मम्मी से। ठीक है, तो उसने ये चीज़ अपने डिफेंस में कही, ये बात अपने डिफेंस में कही कि उसने एक बॉडी के साथ ऐसा क्यों किया, मम्मी के साथ, टट की मम्मी के साथ उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया। तो उसने अपने डिफेंस में ये सब बातें कही कि अगर मैं ऐसा ना करता तो जो थीव्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो क्या करते, वो आते और ये सब चीज़ों को रिमूव करके, गोल्ड को मम्मी से रिमूव करके चले जाते। ठीक है। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. अब भाई टुट के टाइम पे क्या होता, ये जो रॉयल्स थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, और वो ये सोचा करते थे कि उनकी ये जो रिचनेस है वो उनके साथ जाएगी, उनकी डेथ के बाद उनकी ये रिचनेस उनके साथ जाएगी। ठीक है ना, टुट के टाइम पे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheets for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। अब भाई क्या हुआ, इतनी रिचनेस की वजह से ही किंग टट को किसके साथ दफनाया गया, बहुत सारी लेविश चीज़ों के साथ दफनाया गया, ग्लिटरिंग गोल्ड के साथ, ग्लिटरिंग गुड्स के साथ, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, बेटा नेकलेस होते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स के साथ, रिंग्स के साथ। एमुलेट्स बेटा क्या होते हैं, एमुलेट्स आर द ऑर्नामेंट्स और यू कैन से दैट स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी दैट इज यूज टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविल और डेंजर। ठीक है, जो पहना जाता है गले में, जैसे जिसको हम लोग हिंदी में ताबीज़ भी बोल देते हैं कई बारी, कि कुछ प्रोटेक्शन के लिए, कि जैसे कुछ गलत ना हो, कुछ कोई करे ना किसी के ऊपर, तो इस फॉर्म में डाला जाता है ये एमुलेट्स, ज्वेलरी की फॉर्म में, नेक में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के साथ उसको किंग टुट को दफनाया गया था, इन सब प्रेशियस चीज़ों को। सेरेमोनियल एप्रन के साथ, सेरेमोनियल एप्रन क्या होता है बेटा, एक प्रोटेक्टिव सा गारमेंट है जो कि जो क्लोथ्स होते हैं उसके ऊपर पहना जाता है, सेरेमोनियल एप्रन। सैंडल्स, शीट्स क्या होती हैं, शीट्स होते हैं कुछ क्लोज फिटिंग्स की कवर्स। ठीक है, क्लोज फिटिंग कवर्स, शीट्स आर द क्लोज फिटिंग कवर्स जो उसके फिंगर्स में और उसके टोज़ में पहनाए गए। और सबसे मेन चीज़ जो आज आइकन बनी हुई है, आइकॉनिक चीज़ है, वो क्या है, उनके इनर कफिन और मास्क, जिसको आज दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, जो कि आज एक सेंसेशन बन गई है, उनके कफिन, जो कि सबसे अच्छे थे, सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि लोगों को हैरान, अमेज करने वाले थे। तो ये आज के टाइम क्या बने हुए थे, उस टाइम पे आइकॉनिक बने हुए थे। ये सारी चीज़ें किसकी थी, प्योर गोल्ड की थी, जिसके साथ हमारे किंग टुट की मम्मी को दफनाया गया था, किंग टुट को दफनाया गया था। ओके, आगे देखते हैं। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड स्वर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। अब भाई क्या हुआ था, टट की मम्मी को इस एडॉर्नमेंट से अलग करने के लिए, एडॉर्नमेंट्स ये जो ऑर्नामेंट्स थे, जिन चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था, इनसे अलग करने के लिए कार्टर के जो मैन थे उन्होंने मम्मी का हेड जो था वो रिमूव कर दिया था।
मम्मी के हेड को, यानी कि किंग टुट की हेड को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। एंड सोड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और हर एक जॉइंट पे मतलब बहुत सारे क्या करे थे, कट लगाए थे उसको अलग करने के लिए, ताकि वो जो है वो उसकी मम्मी अलग हो जाए किससे, उस जो कि उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स हैं और वो सारे के सारे चिपक गए थे उसके ऊपर उन रेजिन्स की वजह से। तो इस वजह से उसने ये सब किया था। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rest. अब एक बार जब उनका काम खत्म हो गया, ये बॉडी अलग हो गई, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, उन्होंने क्या किया, अब किंग के जो बॉडी के पार्ट्स थे, रिमेन्स थे, उनको रीअसेंबल किया और सैंड के ऊपर रख दिया और उसको वुडन बॉक्स के अंदर डाल दिया। और जो आज भी क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि वो जो डैमेज था, उसकी बॉडी को जो डैमेज इन्होंने पहुंचाया था वो क्या कर सके, उसको हाइड कर सके। और आज भी वो बॉडी, किंग टट की बॉडी उस दिन के बाद वो वहीं पे ही रेस्ट कर रही है जहाँ पे उसको दफनाया गया था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। ये कैसे हावर्ड कार्टर ने ये सब चीज़ें किंग टट की मम्मी के साथ की थी, और अपने इस जो भी उसने डैमेज पहुंचाया था उसको कंसील करने के लिए उसने बॉडी को, उसकी मम्मी को रीअसेंबल करके सैंड के ऊपर एक वुडन बॉक्स में डाल दिया था, ठीक है, पैडिंग के साथ पूरा, और फिर वापस से उसकी बॉडी को वहीं पे ही रख दिया था जहाँ पे वो थी ऑलरेडी। आगे देते हैं, देखो, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. अब भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आर्कियोलॉजी अब चेंज हो चुकी है। उस टाइम पे जब टट की बॉडी को डिस्कवर किया गया था, टट की मम्मी को डिस्कवर किया गया था, और अब दोनों टाइम में जो आर्कियोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। पहले जो था वो किसके ऊपर ध्यान दिया जाता था, पहले किसके ऊपर फोकस किया जाता था, ट्रेजर के ऊपर फोकस किया जाता था कि क्या क्या चीज़ें दफनाई गई हैं बॉडी के साथ। लेकिन अब जो है फोकस किसके ऊपर हो गया था, अब फोकस उसके ऊपर हो गया था कि क्या मिस्ट्री थी उसकी डेथ के पीछे, कि किन रीजंस की वजह से वो इतना पावरफुल फारो मरा था, कि क्या रीज़न था। तो अब ये जो आर्कियोलॉजी का मीनिंग है ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है डिकेड्स के साथ, टाइम के साथ। ओके बेटा, आगे देखिए। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब जो है, जो टूल्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, पहले से बेटर हो गए हैं। ऑफ कोर्स ये तो भाई नेचुरल सी बात है, पहले के टाइम पे जो टूल्स यूज़ होते थे और जो अब के टाइम पे टूल्स यूज़ होते हैं उनमें बहुत से चेंजेस हैं। तो यही बता रहे हैं हमारे ऑथर नरेटर कि जो टूल्स हैं वो अब जो हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो वो भी अब ज़्यादा अच्छी है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. अब भाई क्या हुआ, अप्रॉक्स 40 ईयर्स के बाद जब कार्टर ने मम्मी को बाहर निकाला था, उसके अप्रॉक्स 40 ईयर्स के बाद, कार्टर ने कब निकाला था, 1922 में, अप्रॉक्स उसके 40 ईयर्स के बाद 1968 में, तो ज़्यादा 40 ईयर से ज़्यादा हो गए थे कुछ ईयर्स। उसके बाद क्या हुआ, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी का, किंग टट की मम्मी का, और एक बहुत ही ज़्यादा स्टार्टलिंग फैक्ट, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट सामने वो लेके आए। उन्होंने क्या बताया कि रेजिन्स के नीचे जो रेजिन्स हैं, बिनीथ द रेजिन्स, जो कि जहाँ पे उनकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल रेजिन से क्या हो चुकी है, चिपक चुकी है, उनकी ब्रेस्ट बोन और उनकी फ्रंट रिब्स क्या है, मिसिंग है, गायब है। ठीक है, उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी में बताया। एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी का आफ्टर मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर द कार्टर्स डिस्कवरी, बिकॉज कार्टर्स डिस्कवरी वॉज हेल्ड इन 1922 एंड अप्रॉक्स इन 1968 अगेन डिस्कवरी वॉज डन बाय एन anatomy professor and he x-rayed the mummy and what he revealed that his breastbone and front ribs are missing, कि किंग टट की जो रिब्स हैं और ब्रेस्ट बोन है वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of breads to create a 3D virtual body. आज
जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है वो किसके थ्रू होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था 3D डायग्नोसिस होगा, दैट इज सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। उससे क्या होता है, 100 ऑफ एक्सरेज लिए जाएंगे, क्रॉस सेक्शन, हर सेक्शन से एक्सरे लिया जाता है बॉडी का, और बिल्कुल थिन स्लाइसेस में, जैसे कि ब्रेड के थिन स्लाइसेस हो जाते हैं ना, उसी बिल्कुल हर एक स्लाइस से एक्सरे निकल के आएगा उस बॉडी का, उस वर्चुअल बॉडी जो अंदर मशीन के अंदर जाती है, तो उसके अंदर दिखाते हैं कि कैसे हर एक बॉडी पार्ट का छोटे छोटा बिल्कुल सब कुछ दिखाया जाएगा कि क्या क्या था अंदर, क्या क्या, इसी से ही रिवील होगा कि किंग टट की डेथ क्यों हुई और कैसे हुई थी, ठीक है। What more would a CT scan reveal of Tut than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? और यही CT scan क्या रिवील करेगा, टुट की एक्सरेज के ज़्यादा, एक्सरेज तो करेगा ही सही, उसके अलावा और भी दो बड़े बड़े जो क्वेश्चन अब जो लोगों के माइंड में हैं उनका आंसर मिलेगा इस सिटी स्कैन के थ्रू। और वो दो क्वेश्चंस क्या थे कि कैसे किंग टुट की डेथ हुई थी और वो कितने साल के थे जब उनकी डेथ हुई थी। ओके बेटा, ये सिटी स्कैन हमें ये रिवील करेगा। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स। अब भाई जो किंग टुट की डेथ थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, और जो रॉयल स्टैंडर्ड्स थे मतलब राजा महाराजा थे, उनके माइंड में भी बहुत बड़ी एकदम से हैरानी हुई थी उनको कि भाई यार इस बंदे की डेथ कैसे हो गई, इतनी यंग एज में ऐसा क्या हुआ अचानक कि ये मर गया। तो एक बहुत ही बड़ा इवेंट था उस टाइम का। ही वॉज last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty। अब क्या था भाई, वो अपनी फैमिली लाइन का लास्ट हायर था, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि वो लास्ट हायर था। इसके मरने के बाद उसकी डायनेस्टी का बिल्कुल कहते हैं ना कि ख़त्म हो गई, क्योंकि वो लास्ट हायर था, अब इसकी तो आगे शादी भी नहीं हुई, आगे आगे इनकी जनरेशन आगे हुई ही नहीं, तो ये लास्ट हायर था अपनी फैमिली का। इसकी डेथ के बाद, इसकी फ्यूनरल के बाद क्या हुआ, इनकी डायनेस्टी क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। रेटल ऑफ डेथ, रेटल ऑफ अ डायनेस्टी का मतलब यही है बच्चे कि उसने ये इंडिकेशन दे दिया कि उनकी डायनेस्टी क्या हो गई, अब बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन उनके डेथ की पर्टिकुलर्स जो भी थे वो क्या थे, अनक्लियर थे, कुछ नहीं पता था कि उनकी डेथ कैसे और क्यों हो गई। ओके। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। अब Amenhotep III जो कि टट के पता नहीं फादर थे या ग्रैंडफादर, क्लियर नहीं है अभी ये चीज़, वो एक पावरफुल योद्धा थे, एक पावरफुल फारो थे, एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 40 ईयर्स रूल किया था 18th सेंचुरी में इजिप्ट में, जो कि उस पीरियड को क्या बोला जाता था, गोल्डन पीरियड माना जाता था। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात आपको, ठीक है बेटा। तो उन्होंने ऑलमोस्ट कितने ईयर्स रूल किया था, 40 डिकेड्स, 40 ईयर्स उन्होंने अप्रोक्स रूल किया था, और वो 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी का वो पीरियड था और वो बहुत ही गोल्डन एज थी वो, ठीक है। हिज सन, और उन्हीं के सन Amenhotep IV ने उनको आगे सक्सीड किया था, आगे वो गद्दी पे बैठे थे, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था जब किसने रूल किया था, उन्हीं के लड़के Amenhotep IV ने आगे उनकी गद्दी ली थी। तो वो सबसे ज़्यादा एंशिएंट इजिप्ट का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था। क्यों स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था भाई? द न्यू फारो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। अब वो जो नए फारो आए थे वो किसकी वर्शिप किया करते थे? एटन की वर्शिप किया करते थे, सन डस्क की वर्शिप किया करते थे। तो उन्होंने अपना नाम अकेंतन अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया था? अकेंतन रख दिया था, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ एटन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था। न्यू फारो जो अपनी न्यू फारो आए थे, गद्दी पे बैठे थे Amenhotep, वो बहुत बड़े डिवोटी थे किसके? एटन के डिवोटी थे, यानी कि सन के डिवोटी थे। सन जो भी गॉड होते हैं उनके डिवोटी थे। तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके अकेंटन रख लिया था, जिसका मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ एटन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकेंटन नोन एज अमारना। और उन्होंने और क्या किया था? अपनी रिलीजियस कैपिटल जो उनकी ओल्ड सिटी से थीब्स से लेकर न्यू सिटी जो अकेंटन थी, उनको क्या नाम दे दिया था?
क्या नाम दे दिया था उनको, अमरना नाम दे दिया था। ही फर्दर शॉक्ड, उसके बाद उसने क्या किया, आगे अपनी पब्लिक को और ज़्यादा शॉक किया। कैसे शॉक किया, द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अमुन के ऊपर अटैक करके, जो कि मेजर गॉड थे उस टाइम के, ठीक है, उनके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, अटैक कर दिया और लोगों को दुविधा में डाल दिया। उन्होंने क्या किया, अमुन गॉड की जितने भी इमेजेस थे, जितने भी आइडल्स थे, उनको तोड़ दिया, उनके टेम्पल्स को तुड़वा दिया गया, ठीक है, उनके टेम्पल्स को बंद करा दिया गया, जितने भी इमेजेस आइडल्स थे उनको तुड़वा दिया। किसने, ये जो हमारे एमेंटॉफ 4 आए थे, जिन्होंने अपना नाम किस में चेंज कर दिया था, अखेंतन में चेंज कर दिया था, क्योंकि वो एटन सन के बहुत बड़े क्या थे, वर्शिपर थे, डिवोटी थे, ओके। और उन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल जो थी ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स से न्यू सिटी ऑफ अखेंतन को, जिसको आज अमरना बोला जाता है, ये भी चेंज कर दिया था, रिलीजियस कैपिटल को भी मूव कर दिया था, ठीक है ना बेटा। आगे देखते हैं क्या हुआ। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. अब उन्होंने क्या बोला, ये कौन थे, रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के लग्सोर में। इन्होंने बोला ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक टाइम पीरियड रहा होगा जब हमारे एमेंटॉफ 4 ने ये सब चीज़ें करी, ठीक है ना, एंशियंट थेब्स की साइड पे। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एन एंड। अब ये फैमिली, ये डायनेस्टी जिन्होंने सेंचुरीज से रूल किया था इजिप्ट के ऊपर, वो एंड पे आ गई थी। एंड देन अकेंतन वेंट अ लिटल वैकी, और जो अकेंतन थे यानी कि एमेंटॉफ 4 क्या हो गए थे, थोड़े से पागल हो गए थे, बुखला गए थे एकदम से, अजीब तरीके से। वैकी का मतलब होता है बिहेविंग इन एन ओड वे, बड़े अजीब तरीके से बिहेव करने लग गए थे। क्या हुआ फिर, जब वो इतने वैकी हो गए, उसके बाद उनकी जब डेथ हुई, आफ्टर अकेंतन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेकरे अपीयर्ड। बेटा ये थोड़े से नाम थोड़े अजीब हैं, तो इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हर कोई अलग अलग ही करेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हिंदी के नेम है, इजिप्ट साइड के नेम है, प्रोनाउंस होते हैं। तो अकेंतन के डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर, मिस्टीरियस क्यों कहा गया है अभी आपको आगे पता चलेगा, जिनका नाम था समेनकरे, ये आगे आए, बाहर निकल के आए, अपीयर्ड ब्रीफली, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए ही शासन किया और वहाँ से चले गए। किसी को नहीं पता वो आए, उन्होंने थोड़ी देर शासन किया और कब चले भी गए, कुछ नहीं पता, और कोई ट्रेस, कोई इसका प्रूफ नहीं था कि भाई वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता। तो वो तभी के लिए उनको क्या बोला गया था, एक मिस्टीरियस रूलर का नाम दे दिया गया, कि बड़े ही मिस्टीरियस रूलर थे, आए थोड़ी देर के लिए रूल किया जगह कंट्री पे, और उसके बाद वहाँ से वो चले गए। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखातन टुक द थ्रोन, और उसके बाद बड़े यंग टुटनखातन, जिसको हम आज टुट के नाम से जान रहे हैं, उन्होंने गद्दी संभाली। किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, किंग टुट के नाम से जिसे आज जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामुन। अब इन्होंने क्या किया, किंग टुटनखातन से अपना नाम चेंज कर दिया टुटनखामुन। अब जैसे देखो अमेनहॉटेप 4 ने अपना नाम किस में चेंज कर लिया था भाई, क्योंकि वो एटन के वर्शिपर थे, तो उन्होंने अकेतन नाम कर लिया था एटन के नाम से, ठीक है, क्योंकि वो एटन के बहुत बड़े वर्शिपर थे। और ये जो है हमारे टुटनखेतन, ये अमुन के वर्शिपर थे, तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके टुटनखामुन रख लिया था, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, ठीक है। देखा आपने वो कैसे उन्होंने अमुन की सारी आइडल्स और टेम्पल्स बंद करा दिए थे, और इन्होंने पुराने तरीकों को, पुराने वेज को रिस्टोर किया था। क्लियर हो गई बेटा बात। एंड ओवरसो रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और इन्होंने पुराने ओल्ड वेज को रिस्टोर किया था, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। ही रेन फॉर ऑलमोस्ट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। ऑलमोस्ट 9 years इन्होंने शासन किया, रूल किया, और अनएक्सपेक्टेडली इनकी डेथ हो गई, और आज वही मिस्ट्री लोगों के बीच में है कि कैसे इनकी डेथ हुई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. अब उनके नेम के रिगार्डलेस और इतनी सारी जो स्पेकुलेशंस हैं उनके फेट के रिगार्डिंग, टुट की मम्मी एक सबसे फेमस मम्मी थी, जिसकी आज क्या हो रही है, डिस्कवरी हो रही है सभी मम्मीज़ के बीच में, जो कि इजिप्ट में बरी थी। हाउ मैनी, कितनी मम्मीज़ थी वहाँ पे, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, एक
इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और लिस्ट बनानी शुरू की थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि कितनी ममीज़ वहाँ पे हैं। और उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया कि ऑलमोस्ट 600 ममीज़ उन्होंने अपनी लिस्ट में रिकॉर्ड कर दी थी उस टाइम तक, और अभी भी काउंटिंग जारी थी। मतलब 600 ममीज़ तो वो रिपोर्ट कर चुके थे कि इतनी ममीज़ यहाँ पे दफनाई गई हैं, और अभी काउंटिंग चल रही थी, ठीक है ना। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. अब भाई क्या हुआ, अगला फ्रेज जब ममीज़ की स्कैनिंग हो रही थी उस पोर्टेबल सिटी मशीन से, जो सिटी स्कैन मशीन थी जो कि किसने डोनेट करी थी, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने डोनेट करी थी, जो कि उनके मैन्युफैक्चरर थे। किंग टट की मम्मी सबसे फर्स्ट मम्मी थी जिनकी स्कैनिंग की जा रही थी। डेथ में भी अगर हम देखें तो जैसे कि वो अपनी लाइफ में सभी कंट्री मैन से आगे थे, सिमिलरली डेथ में भी वो किंग टट सबसे आगे ही थे, क्योंकि उनकी मम्मी का सबसे पहले स्कैनिंग हो रही थी, सबसे पहले सिटी स्कैन हो रहा था। ओके बेटा, क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं। अ सिटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो। अब सिटी मशीन ने मम्मी को स्कैन किया हेड से लेकर उनके टो तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज। इतनी सारे डिजिटल एक्सरेज, मैंने कहा था ना कि हर डायरेक्शन से एक्सरेज निकलते हैं, बॉडी के आपके हर पार्ट्स के एक्सरेज होते हैं थिन स्लाइसेस में, जैसे कि ब्रेड की थिन स्लाइसेस होती हैं, सिमिलरली उतने ही स्लाइसेस में उन एक्सरेज होते हैं, ठीक है। तो टुट्स हेड स्कैंड इन, टुट का जो हेड था वो 0.62 मिलीमीटर स्लाइस के उसमें स्कैन हो रहा था। इतनी कम उसमें देखो कि इतनी स्कैनिंग हो रही थी, इतने बिल्कुल मिलीमीटर तक के पार्ट्स भी स्कैन हो रहे थे, इतनी कम डिस्टेंस पे स्कैनिंग हो रही थी। To register its intricate structures takes an eerie detail in the resulting image. अब क्या था भाई, जो उनकी स्कैनिंग हो रही थी, मैंने आपको बताया कि 0.6 मिलीमीटर स्लाइसेस तक की स्कैनिंग हो रही थी, तो उनके जो हेड का जो था उनकी स्ट्रेंज डिटेल, इरी डिटेल, मतलब सबसे ब्रीफ से ब्रीफ, छोटी से छोटी डिटेल निकल के आ रही थी उस इमेज में। मतलब बहुत छोटी छोटी इमेज भी उस स्ट्रक्चर की इमेज बाहर निकल के आ रही थी। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of gilded burial shrine protected for so long. अब क्या हुआ, एंटायर बॉडी के रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक स्पेशलिस्ट की टीम आई, जो किस में स्पेशलिस्ट थी, रेडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट थी बेटा। रेडियोलॉजी क्या होती है, जो कि एक्सरेज की स्टडीज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। एक्सरे की स्टडी करने वाले लोग जो होते हैं, दे आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं जो क्राइम से रिलेटेड होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्राइम से रिलेटेड। और एनाटॉमी क्या होता है बच्चे, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के सारे जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर, पूरे उसको पार्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग आए थे, इन सब के स्पेशलिस्ट वहाँ पे बुलाए गए थे सीक्रेट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि उसकी डेथ के पीछे थे, और जिसकी बॉडी को अभी विंग्ड गॉडेस ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था उस गिल्डेड ब्यूरियल में। विंग्ड गॉडेस कौन है यहाँ पे, ऑसिरिस विंग्ड गॉडेस है, जो कि एक आफ्टर डेथ की गॉडेस जिसे माना जाता है, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा था, उस किंग टुट की बॉडी को प्रोटेक्ट करके अपने अंदर अपने पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक। तो अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी, किंग टुट की डिटेल्स बाहर निकल के आएंगी। तो ये सब स्पेशलिस्ट वहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। ऑसिरिस हैं आफ्टर डेथ की गॉडेस जिन्हें माना जाता है, ठीक है ना। और जहाँ पे किंग टुट की टॉम थी वहाँ पे भी ऑसिरिस के म्यूरल्स लगे हुए थे, पेंटिंग्स वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पे लगे हुए थे वॉल्स पे इनके। ओके बेटा, इनको आफ्टर डेथ की गॉडेस माना जाता है। तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने विंग्ड गॉडेस ने इसकी किंग टुट की बॉडी, मम्मी को क्या करके रखा हुआ था, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। अब वो स्कैन की रात आ गई, वर्कमैन ने टुट की बॉडी को टूम में से निकाला, ठीक है। लाइक पॉल बियरर्स
pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. अब क्या हुआ भाई, पॉल बियरर्स कौन होते हैं? पॉल बियरर्स वो लोग होते हैं जो कि डेड बॉडी को कंधे पे उठा के लेके जाते हैं ना, कंधा देते हैं जो, दे आर पॉल बियरर्स. तो उन्होंने किंग टट की बॉडी को, मम्मी को उठाया, ठीक है, रैम्प पे चढ़े, ये इस तरह का, इसके ऊपर चढ़े एंड स्टेयर्स चढ़ के मतलब ऊपर गए, बॉडी को लेके गए एंड स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड, बाहर जो सैंड थी, स्विर्लिंग सैंड, स्विर्लिंग का मतलब सैंड जो जैसे बाहर हवा चल रही थी थोड़ी बहुत, तो वो जो घूम रही थी, हवा से उड़ रही थी वहाँ पे. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर चढ़ के ट्रेलर के अंदर गए जहाँ पे स्कैनर रखा हुआ था, सिटी स्कैन की मशीन रखी हुई थी, ठीक है, वहाँ पे वो बॉडी को लेके गए. 20 minutes later 2 men emerged. अब 20 मिनट्स के बाद 2 मैन आए. स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और भागते हुए कहाँ गए? ऑफिस में गए, जो साथ में ही ऑफिस था. और क्या लेके आए? पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस. वो ऑफिस में से भागते हुए एक वाइट प्लास्टिक फैंस के पेयर थे, रखे हुए थे सब्स्टिट्यूट के उसमें, उसको लेके आए. क्यों लेके आए भाई? क्योंकि जो इतना $1 मिलियन का स्कैनर था, सिटी स्कैनर मशीन थी, वो क्या हो गई थी? बंद हो गई थी एकदम से. क्यों भाई? क्योंकि जो उसके अंदर जो फ़ैन लगा हुआ होता है वो क्या हो गया था? ख़राब हो गया था, उस सैंड जाने की वजह से. हवा चल रही थी बाहर, तो वो सैंड जो है उड़ के उसके अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से वो जो $1 मिलियन का स्कैनर था वो क्या हो गया था? काम करना बंद कर गया था. तो 2 मैन फटाफट से भागते हुए आए, ऑफिस की तरफ गए, वहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट्स पड़े हुए थे, 2 प्लास्टिक वाइट कलर के फैंस, वो उसको उठाकर लेके आए. कर्स ऑफ द फारो जॉक द गार्ड नर्वसली. अब एक गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ था जिसने नर्वसली जॉकिंग वे में बोला कि ये तो फारो का कर्स है, जो सिटी स्कैनर मशीन क्या हो गई है? ख़राब हो गई है. भाई हमने उसको तंग किया है, हमने किंग टूट की मम्मी को डिस्टर्ब किया है, तो ये उसका कर्स है कि जो सिटी स्कैनर मशीन क्या हो गई है? क्विट कर गई है, काम नहीं कर रही. ओके बच्चे, आगे देखते हैं. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क, लेकिन फाइनली वो जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे, वो प्लास्टिक फैंस वाइट कलर के, वो काम कर पड़े. एंड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और प्रोसीजर ख़त्म हो गया, यानी कि सिटी स्कैन हो गया. किसका? किंग टूट की मम्मी का. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. अब क्या हुआ? सारा काम हो गया, पूरा सब डाटा चेक कर लिया. जो वहाँ पे लोग टेक्नीशियंस थे, सब लोग, उन्होंने सारा डाटा देख लिया कि कोई डाटा लॉस नहीं हुआ है. सब कुछ चेक करने के बाद किंग टूट की मम्मी को हैंड ओवर कर दिया, उन्हीं वर्कमैन को, उन्हीं पॉल बियरर्स को. वो वापस से उसको कहाँ पे रख दिया उन वर्कमैन ने? उस टूम में, जहाँ पे वो ऑलरेडी रेस्ट कर रही थी. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. 3 घंटे से भी कम टाइम लगा था ये सब प्रोसीजर में. जब उसको कहाँ से रिमूव किया गया था? किंग टूट की मम्मी को उनके कफिन से रिमूव किया गया था. वापस से विदिन 3 आवर्स उसको यंग फारो को कहाँ पे रख दिया गया? उसकी कफिन में रख दिया गया, जहाँ पे इतने साल पहले फ्यूनररी प्रिस्ट ने उनको दफनाया था. ठीक है, वापस से उसको पीस में, शांति में रेस्ट करने दिया. ओके बेटा, सिटी स्कैन हो गया. अब बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप द एस्टॉनिशिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. अब वापस से ट्रेलर में आने के बाद टेक्नीशियंस ने एस्टॉनिशिंग इमेजेस दिखाई जो सिटी स्कैन में निकाली गई थी. कंप्यूटर स्क्रीन पे वो सारी इमेजेस दिखाई. A grey hat took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. अब क्या हुआ? अब आपको पता है पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको ज्वाइन करके एक न्यू इमेज फॉर्म होती है. तो वही जो स्कैन करा था, तो वो सब पिक्सल्स को ज्वाइन करके एक ग्रे हेड इमर्ज हो रहा था. स्कैटरिंग पिक्सल्स को ज्वाइन करके एक न्यू ग्रे हेड शेप में आया था, और टेक्नीशियंस ने उसको हर डायरेक्शन से देखा, हर एक डायरेक्शन से दिखाया था. ठीक है, टिल्ट करते हुए. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. अब क्या हुआ? नेक वर्टिब्रे, उस बॉडी का, किंग टूट की मम्मी का वर्टिब्रे क्या होता है बच्चे? सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स, जो कि क्या फॉर्म करती हैं? हमारी बैकबोन को फॉर्म करती हैं. वो बिल्कुल
अच्छे तरह से क्लियर हो रहा था, अपीयर हो रहा था। नेक का वर्टिब्रे, किसके नेक का, हमारे किंग टट के नेक का वर्टिब्रे बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर हो रहा था, जैसे कि एक एनाटॉमी क्लास में बच्चों को दिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, बिल्कुल अच्छे तरह से वो उस पर क्लियर हो रहा था, उस इमेजेस के थ्रू जो कंप्यूटर पे दिखा रहा था उसमें क्लियर हो रहा था, ठीक है। अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड, और जो इमेजेस थी वो क्या रिवील कर रही थी, हैंड रिवील कर रही थी, दिखा रही थी। सेवरल व्यूज़ ऑफ रिब केज, कुछ रिब केजेस की व्यूज़ आ रहे थे, कुछ स्कल की बड़ी सारी डायरेक्शन से ट्रांसेक्शंस दिखा रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो था प्रेशर ख़त्म हो गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, और अब जाही आवाज़ अपनी चेयर पे वापस बैठ के स्माइल करते हुए कहते हैं, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियस रॉन्ग, कहते हैं चलो शुक्र है कि कुछ गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पिछली रात सो नहीं पाया ढंग से एक सेकंड के लिए भी, उसने कहा, जाही आवाज़ ने कहा। आई वॉज सो वरिड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अब आराम से जा सकता हूँ और सो सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ सही हो गया है। देखिए बेटे, ये है गॉडेस हमारी, जो मैंने आपको बताया था, ऑसिरिस, ये गॉडेस है, ठीक है। इस इमेज में क्लियरली दिखाया हुआ है, जिसने हमारी टूम को, किंग टुट की टूम को क्या करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब जब हमने ट्रेलर लेफ्ट कर दिया, मेटल स्टेयर्स से उतरते हुए हम वापस से ऊपर सैंडी ग्राउंड पे आ गए। विंड भी अब क्या हो गई, रुक गई। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी तो एकदम से आवाज़ चलनी शुरू हो गई थी ना, अब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है तो विंड भी अब रुक गई है। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। अब जो विंट्री एयर थी इन द वैली ऑफ डिपार्टेड, अब इन द वैली ऑफ डिपार्टेड क्या है, वही वैली ऑफ किंग, जो कि मैंने आपको बताया। ऑफ डिपार्टेड किसको बोला गया है, वैली ऑफ किंग को बोला गया है। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और जैसे ठंडी हवा वाला एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल जैसे साइलेंस, शांति थी वहाँ पे, जैसे कि एक डेथ लाइक एटमॉस्फेयर बिल्कुल दिखता है, वैसा एटमॉस्फेयर था वहाँ का वैली ऑफ किंग्स का, जहाँ पे किंग्स को आफ्टर डेथ बरी किया जाता है ये जगह पे, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे एकदम कैसा एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल साइलेंस था, डेथ लाइक एटमॉस्फेयर था। जस्ट अबव द एंट्रेंस to the touch tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of afterlife watching over the boy king. अब भाई ये जो एंट्रेंस टट टूम, ये जो टट की जो टूम थी उसकी एंट्रेंस के जस्ट अबव क्या था, एक ऑरियन था, जो कि एक कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो कि एंशियंट इजिप्शियंस क्या मानते थे, ये ऑसिरिस जो गॉडेस थी आफ्टर लाइफ की, उनका क्या है, उनका सॉल माना जाता था, जो कि किसको देख रहा है, बॉय किंग को देख रहा है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो ये था हमारा चैप्टर डिस्कवरिंग टट। थोड़ा सा बेटा ये चैप्टर, इसमें जो वर्ड्स हैं थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़ा सा हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें दिक्कत आ रही है, बट एक बार आप रीड कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और समझ में आया हो बेटा तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।